हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में आप लोग कवर करने वाले हैं सीटेट का जो एग्जाम होता है पेपर 2 में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चन की श्रृंखला को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप लोग अपना व्यक्तिगत तौर पर आज के इस सेशन में मूल्यांकन करेंगे कि सीटेट के एग्जाम के लिए आप कितना तैयार हैं। और ये जो क्वेश्चन रखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन तो बहुत आए गए हैं, पूछे गए हैं, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार-बार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को भी बताना है और लास्ट में ये भी बताना है कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन जो है सही किया है। तो एक बार हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया शानदार जो है मोटिवेशन लाइन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हमारे लाने का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पर देख करके आप लोग मोटिवेट होइए। मोटिवेट आपको अंदर से खुद होना पड़ेगा। आपके जो घर की स्थितियां हैं, आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपको अंदर से मोटिवेट खुद होना पड़ेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार आप लोग देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा-सा आपके अंदर उत्तेजना आएगी और इसी उत्तेजना के साथ जो है हम पूरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, कामयाबी कभी नहीं मिलती बैठे रहने से। बात समझना प्यारे बच्चों, कामयाबी कभी नहीं मिलती बैठे रहने से, उसे पाने के लिए उठना पड़ता है। यानी कहने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने उद्देश्य बनाया है, अपना एम या गोल निर्धारित किया है कि अब की बार सीटेट की परीक्षा में आपको 100 प्लस नंबर लेकर के आना है। लेकिन आप लोग करते क्या है कि एक दिमाग में माइंड मेकअप बना चुके हैं कि तैयारी आज से नहीं, हम कल से करेंगे, कल से नहीं, परसों से करेंगे। तो ये आने वाला जो है दिन ये कभी नहीं आता है। तैयारी आज से ही आपको करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। अपना एक शेड्यूल बनाएँगे, टाइम टेबल बनाएँगे और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सीटेट की परीक्षा में आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। अब हम एक बार आप सबके कमेंट को देख लेते हैं कि हमारे जितने साथ बच्चे भी लाइव सेशन में जुड़े हैं, आपने क्या कमेंट किया है, कुछ कमेंट आपके आए हैं कि नहीं आए। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। बस आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएँगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? ये क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में वर्ष 2019 में पूछा गया है। जितने भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन में से आप लोग बताएंगे प्यारे बच्चों कि आपका राइट आंसर क्या होगा। बात समझिए। भाई मौलिक अधिकार की यदि हम लोग बात करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, तो इनका जो ज़िक्र किया गया है, इनका जो मेंशन किया गया है, तो संविधान का जो भाग 3 है और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 12 से 35 तक में जो है फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्रदूषण बात क्या किया गया था? प्रदूषण रहित हवा पाने का जो अधिकार है, ये किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? जल्दी से बताएँगे। समानता का अधिकार आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 तक में ज़िक्र किया गया है। जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में इसका मेंशन किया गया है, जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के भी नाम से जानते हैं। और अगला विकल्प क्या है? न्याय। जस्टिस न्याय पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में ही है। यानी जो समानता का अधिकार है, इसी समानता के अधिकार में ही अनुच्छेद 14 में कानूनी समता के विषय में बात बताई गई है, इनकी न्याय के विषय में ही बात बताई गई है। और आजादी की बात करें बच्चों, लायबिलिटी क्या होगा? अनुच्छेद 19 से 22 हो जाएगा, ठीक है ना? आंसर क्या होगा? जो भी हमारे साथ बच्चे लाइव हैं, जरा मैं आप सबकी कमेंट को एक बार चेक कर लेता हूँ। राम राम भैया, राम राम, कैसे हैं? पिंकू अंगद जी कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पुट अप किया गया था, ध्यान से समझेंगे बच्चों। जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कि प्रदूषण में रहित जीवन का अधिकार क्या होगा? तो आपका जो विकल्प डी दिया गया, सॉरी बी जो विकल्प दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि हम देखते हैं कि संविधान का जो आर्टिकल 21 है,
तो इसी आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विषय में बात बताई गई है। प्राण एवं दैहिक दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को ही हम लोग कहते हैं जीवन के अधिकार के नाम से इसको जाना जाता है। जीवन का अधिकार भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना? विजिबल है आप लोग को? थोड़ा-सा हमें इधर आना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं, हम इधर अब लिखेंगे, ठीक है ना? उधर थोड़ा कट जा रहा है, मैं इधर ही लिखूँगा। इसे जीवन का अधिकार कहते हैं, ठीक है ना? अब देखिए आर्टिकल जो 21 है, इस आर्टिकल 21 में लगभग अगर बात करें तो 37 अन्य अधिकारों का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। जब आप लोग बुक पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं, तो इसी आर्टिकल 21 में बहुत सारे और भी अधिकारों को जोड़ा गया है। अगर हम बात करें कि आपके सीटेट के एग्जाम के लेवल का कौन-सा अधिकार जोड़ा गया है, तो इसी में बाद में जो है आर्टिकल 21 क्लॉज़ का कर दिया गया है। जिसमें क्या बताया गया है बच्चों? राइट टू एजुकेशन की बात बताई गई है। राइट टू एजुकेशन जिसे कहते हैं शिक्षा के अधिकार का मेंशन किया गया है। ध्यान देंगे, यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो आपके विभिन्न टीचिंग परीक्षाओं में क्वेश्चन्स पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन जो है, इसको मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में हुआ था, जिसके तहत इसको मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया है आर्टिकल 21 क्लॉज ए के तहत, ठीक है ना? इसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन की बात की गई है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की जो है का प्रावधान किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? और इसी में बात करते हैं निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, राइट टू प्राइवेसी जिसे कहते हैं निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। बहुत सारे अधिकारों का मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों आपने देख लिया कि आपका जो राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? विकल्प जो 2 दिया गया था जीवन, ये आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। और यदि हम आपसे बात करते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्यों में कौन-सा ऐसा मौलिक कर्तव्य है, जो कि शिक्षा से संबंधित है? तो आप लोग बताएँगे 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य को भी 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। और इसी क्रम में यदि हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिन्हें कहते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो है एक आर्टिकल क्या है 45 है। तो आर्टिकल 45 में भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी प्रकार के आपके डाउट बन सकते हैं, मैंने सारे डाउट को क्लियर कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है, आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। जल्दी से बताएँगे जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? अपना जो भारत देश है, इस भारत देश को विविधता में एकता के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत देश में विभिन्न धार्मिक धर्म या संप्रदाय के लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो इमोशन है, हमारी जो भावनात्मक विचारधारा है, वो क्या है? एक हो जाती है। यानी कहने का मतलब जैसे भारत देश में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन यदि हमारे भारत देश के किसी भी राज्य पर कोई बाहरी शत्रु आक्रमण करता है, तो हमारी इमोशन जो है क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं और हम सब लोग जो है मिलकर के उसका विरोध करते हैं। जैसे अभी आप सभी को पता होगा कि जम्मू के पहलगाम में जो है कुछ भारतीय लोग जो है टूर करने के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे। वहाँ पर उनकी जो निर्दोष जो निहत्थे भारतीय थे, उनकी मार करके हत्या कर दी गई। तो क्या बताइए उस समय पूरे भारत के जितने भी नागरिक थे, सब लोग हम हमारी इमोशन क्या थे? हम लोग एक थे।
और हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो अब बताइए कि भारत देश को इसीलिए विविधता में एकता के रूप में जाना जाता है। आपको यहाँ ये बताना था बच्चों कि ये कथन किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर दिया है, एम.के. गांधी, मनमोहन दास करमचंद गांधी दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर 2 आप लोग देने जाएँगे। यदि आपने बीएड कर रखा है या आपने बीटीसी भी किया है, तब आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप निश्चित तौर पर ये सब कुछ जानते हैं क्राइटेरिया वगैरह के विषय में, ठीक है ना? ये आंसर क्या होगा? भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही इस उक्ति के विषय में, इस मुहावरे के विषय में कहा था। और यदि हम जवाहरलाल नेहरू के विषय में बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये जो है संघ संविधान समिति आप लोग जानते होंगे संविधान में बनाई गई है। क्या है? संघ संविधान समिति जो है संविधान में बनाई गई है। इसके भी अध्यक्ष थे और इसी को जो है अन्य भी नामों से नहीं मतलब दूसरी समिति संघ संविधान समिति या संघ संघ शक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में इन्होंने अपने जो उद्देश्य वाक्य प्रस्तुत किए थे, उन्हें ही संविधान की प्रस्तावना भी कहा जाता है। ठीक है ना? ये तो मेन बात हो गई और हम देखते हैं अगले विकल्पों को हम लोग देखते हैं। तो विकल्प में क्या दिया है बच्चों? बी.आर. अम्बेडकर दिया है। यदि हम बी.आर. अम्बेडकर के विषय में देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में देखते हैं, तो भीमराव अंबेडकर जो हैं ये प्रारूप समिति आपने देखा होगा ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है तथा इन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है कि ड्राफ्ट कमेटी का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था और यही ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन या अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। इसीलिए इनको संविधान का पिता या आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। यदि आप एलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कि बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक मनु के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इनको आधुनिक मनु के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि आजादी के पहले मनु महोदय ने कानून के विषय में यानी भारत की जो कानून व्यवस्था है, इनका जिक्र जो है मनु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति में लिखा था। यदि भारत देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी के बाद जो कानून लेकर के आए थे, वो बी.आर. अम्बेडकर लेकर के आए थे। इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर को भी आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएँगे बच्चों कि ये जो ड्राफ्ट कमेटी है, इस ड्राफ्ट कमेटी में टोटल कितने मेंबर ने जो है इसमें शामिल थे? टोटल इसमें कितने सदस्य थे? ठीक है ना? एम.के. गांधी के विषय में बात करें, तो महात्मा गांधी की जी के द्वारा जो चलाया गया पहला आंदोलन था, वो बेटा क्या था? पहला सत्याग्रह कहें, तो वो क्या था? चंपारण आंदोलन था या चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है ना? यदि इसी क्रम में बात करते हैं कि संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम क्या है बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना? ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यहाँ से जितने प्रकार के डाउट हो सकते हैं, मैंने आपके समझ रखा। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं प्यारे बच्चों, आप लोग चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं आप लोग मेरा, तो आप लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे। जब आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा-सा मुझे जो है उत्साहवर्धन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग को भी पता होगा एक शिक्षक यदि आपको पढ़ा रहा है, तो यदि आप क्रिया और प्रतिक्रिया एक टीचर को नहीं दे रहे हैं, तो टीचर के पढ़ाने का मतलब ही क्या है? जैसे मैं आपको बहुत पढ़ाया जा रहा हूँ, लेकिन आपने कमेंट कुछ नहीं आ रहे, आपके कुछ में जैसे कि आपने कुछ कमेंट करके बता नहीं रहे हैं, तो ऐसे में हमें ये जानकारी हो जाएगी हमारे बच्चे कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। यदि आपको समझ
समझ में आ रहा है, सेशन बेहतर तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो आप लोग एक प्यारा-सा कमेंट कर सकते हैं और आप लोग आगे की चीज़ों को बता सकते हैं कि कैसे हम लोग बेहतर और चीज़ों को लेकर के आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जल्दी से आप लोग बताएँगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग बताएँगे बच्चों कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? जो लोकसभा है, तो लोकसभा से कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता है? जितने भी बच्चे लाइव हैं, आसान सा क्वेश्चन है। हमें लगता है कि इसके विषय में आप लोग को अच्छे से जानकारी होगी। देखिए, ये मैंने जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं बच्चों, तो ये वर्ष 2019 में जो सीटेट का एग्ज़ाम कराया गया था, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लेकर के आए थे, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन वर्ष 2019 का था। लेकिन अगर हम प्रेज़ेंट में बात करते हैं, तो प्रेज़ेंट में लोकसभा से सदस्यों का मनोनयन जो किया जाता है, इनके मनोनयन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, रोक लगा दिया गया है, ठीक है ना? सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं, यहाँ पर आप सभी स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए भैया संसद की अगर हम बात करते हैं संसद, ठीक है ना? तो आप सभी को पता है कि संसद का जो गठन किया गया है, संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का गठन किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि भारत की जो संसद होगी, वह लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि लोकसभा के कितने हाउसेस होते हैं, तो आपको सिर्फ 2 ही बताना है, लोकसभा और राज्यसभा बताना है, ठीक है ना? तो हमने क्या बताया भई कि जो संसद है, तो संसद के कितने हाउस हो गए हैं? कितने हाउस हो गए हैं? 2 हाउस हो गए हैं, 2 सदन हो गए। पहला जैसे मैंने आपको बता दिया राज्यसभा बता दिया। पहला मैंने आपको बता दिया राज्यसभा बता दिया और जो दूसरा सदन हो जाएगा, वो हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल कर रहे हैं, ठीक है ना? ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएँ। अगर हम राज्यसभा के गठन के विषय में देखते हैं, तो इनका जो गठन किया गया है आर्टिकल 80 में किया गया है और लोकसभा का जो गठन किया गया है आर्टिकल 81 में किया गया है, ठीक है बच्चों? अब देखिए जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा से जो 12 मेंबर होते हैं, जो 12 सदस्य होते हैं, इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है ये मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है ना? कितने मेंबर को बेटा? 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, राज्यसभा से राष्ट्रपति जो होता है। यानी कि जिनका योगदान साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होता है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लेकिन अधिकतम कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो सिर्फ 12 ही व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे किस आर्टिकल के तहत करता है, ये भी कभी-कभार पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो आर्टिकल 80 ब्रैकेट में 3 इसके तहत जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अब इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा से जो 2 सदस्य होते हैं, जो 2 सदस्य होते हैं, यानी कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन एआई, आंग्ल समुदाय के जो 2 व्यक्ति होते हैं, इन 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता हाँ, मनोनीत करता था। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करते हैं ध्यान देंगे, अगर हम मनोनीत की बात करते हैं, तो आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग लोकसभा से 2 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति करता था। लेकिन होता क्या है आगे चल के, तो 104वां संविधान संशोधन वर्ष 2019 में होता है और लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी कि वर्तमान में भैया अब मनोनयन नहीं किया जाएगा, ना लोकसभा से और जो राज्यों का निम्न सदन होता है विधानसभा से भी अब राज्यपाल मनोनीत नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो जल्दी से बता सकते हैं आप लोग अब तो कि आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा भैया? तो जो विकल्प दिया गया है 3 ये आपका राइट हो जाएगा यानी कि 2, ठीक है ना? जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बता दें भैया हमारे साथ जो भी प्यारे-प्यारे बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, कमेंट कर दिया करो यार, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे आपके मन में? ठीक है, चलिए। अगर आपसे पूछें कि अब आप लोग बताइए कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में बताओ ज़रा, कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो आप लोग क्या बताएँगे? 543 होगा या 545 बताओ?
क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 543 होगा सर, क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्यसभा से बेटा आप लोग बताएँगे कि वर्तमान में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएँगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है और हम इसी क्रम में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बताएँगे भैया, वर्ष 2006 की बात किया जा रहा है। वर्ष 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से हो गया। राजतंत्र था पहले वर्ष 2006 तक, तो राजतंत्र से बदल कर जो है नेपाल में कौन-सी सरकार हो गई? एक तंत्र दिया है, तानाशाही दिया है, लोकतंत्र दिया है और अल्पमत दिया है। जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग कमेंट करके बताएँ इसका आंसर क्या होगा? और हम इसी क्रम में चलते हैं। इसे हम इरेज करते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं कि सरकार का जो वर्गीकरण किया गया है, यानी कि सरकार की बात करें कि प्राचीनतम सरकार का जो वर्गीकरण किया गया है, वो क्या था? ठीक है? चलो भैया जल्दी से आप लोग बताएँ। जल्दी से आप लोग बताएँ, इसका आंसर क्या होगा? फिर हम आपको थोड़ा-सा डिटेल में समझा देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है, आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? चलो यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे लाइव हैं, जब मैं इरेज़ करने लगता हूँ, तो आप लोग भाग जाते हैं भैया। देखो ये सरकार की अगर हम बात करें, तो सरकार क्या होता है? संप्रभु या राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाले यंत्र को सरकार कहते हैं, ठीक है ना? अब सरकार का जो वर्गीकरण किया गया है, 2 आधार पर सरकार का वर्गीकरण किया गया है। जैसे पहला जो वर्गीकरण किया गया है, उसे कहते हैं पारंपरिक आधार पर वर्गीकरण और जो दूसरा सरकार का वर्गीकरण किया गया है, वो क्या है? आधुनिक आधुनिक आधार पर सरकार का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं कि पारंपरिक आधार पर सरकार का जो वर्गीकरण किया गया है, ये किन-किन आधारों पर किया गया है, ठीक है ना? इसमें देखेंगे बेटा, इसमें क्या है? राजतंत्र है, राजतंत्र है, दूसरा है कुलीन तंत्र है और तीसरा है लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहें या हम कहें प्रजातंत्र कहें। यानी कि जैसे वर्तमान में क्या है मोदी सरकार है। हम आपको यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि परंपरागत आधार पर यानी कि यहाँ पर क्या आपने देखा पारंपरिक यानी कि प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर के अब तक सरकार का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, ठीक है ना? अब देखिए राजतंत्र क्या होता था जिसे कहते हैं मोनार्की कहते हैं। राजतंत्र क्या होता था? राजतंत्र में किनका शासन होता था भैया? आप लोग सीधी-सी बात बताएँगे कि राजतंत्र में राजा और महाराजाओं का शासन होता था। यानी शासन की जो मेन पावर होती थी, वो किसमें निहित होती थी? तो सीधी-सी बात बताएँगे भैया कि एक व्यक्ति में शासन की जो सारी शक्तियाँ होती थीं, वो किसी एक व्यक्ति में निहित होती थी। ठीक है ना? अब कुलीन तंत्र में क्या होता था? कुछ कुलीन लोगों का शासन होता था। कुलीन मतलब समझ रहे हैं? जो जिनके पास पैसा, धन-दौलत होता था, उन्हें हम बोलते हैं कुलीन। इनको इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अब जो कुलीन तंत्र होता है, ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? जब आप मिडवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, बाबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, हुमायूँ, तो यहाँ पर जो है हम लोग कुलीन तंत्र के उदाहरण को देखने को पाते हैं। अब लोकतंत्र में देखिए भैया तो जनता के लिए जनता द्वारा शासन क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा, यानी कि ये आधुनिक रूप हो जाएगा, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पर आपने परंपरागत आधार पर देखा कि सरकार को कैसे क्लासिफाई किया गया था और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था भैया? सरकार का रूप राजतंत्र से हो गया, यानी कि राजतंत्र पहले था, तो राजतंत्र से क्या हो गया भैया 2006 में नेपाल में? लोकतंत्र हो गया, यही आपको बताना था। तो आंसर क्या होगा? सीधी-सी बात है कि जो विकल्प 3 दिया गया है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? चलो, एक बार आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल भी बता देता हूँ। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक आधार पर सरकार का जो वर्गीकरण किया गया है, वो कैसे किया गया है? तो आप लोग यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, ठीक है ना? मैं इसे इरेज़ करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब मैं इरेज़ करने लगता हूँ, तो आप लोग लाइव रहते हैं और उसके बाद सेशन से गायब हो जाते हैं। थोड़ा समय दीजिए भैया। जब आप लोग समय देंगे
तभी कोई चीज़ बेहतर हो सकती है। जल्दबाज़ी के चक्कर में तो सब कुछ गड़बड़े हो जाता है ना। अब देखिए, आधुनिक आधार पर यदि हम सरकार का क्लासिफ़िकेशन देखें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर संसदीय सरकारें हो जाएँगी, संसदीय सरकारें और दूसरा क्या हो जाएगा, अध्यक्षीय सरकार हो जाएगी और नेक्स्ट क्या होगा, एकात्मक सरकार हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या होगा? संघात्मक सरकार हो जाएगी, ठीक है ना? ये हो जाएगी। यानी कि अगर हम आधुनिक समय में, वर्तमान समय में पूरे विश्व स्तर पर देखते हैं, तो सरकार का जो वर्गीकरण किया गया है, वो कैसे-कैसे हमें देखने के लिए मिलता है। संसदीय सरकार का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंटियल संसदीय सरकार मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम होता है और अध्यक्षीय को कहते हैं इंग्लिश में प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट कहते हैं, एकात्मक को यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं और संघात्मक को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। अब देखिए संसदीय सरकार वर्तमान में बेटा कहाँ पाई जाती है? अगर हम वर्तमान में बात करते हैं मुख्य रूप से अपने भारत देश में संसदीय सरकार पाई जाती है और यूके यानी कि ब्रिटेन में संसदीय सरकारें पाई जाती हैं। अगर हम अध्यक्षीय सरकार की बात करते हैं तो यूएसए आप लोग अमेरिका में देखेंगे तो वर्तमान में अध्यक्षीय सरकार है और इसी अध्यक्षीय सरकार को ही राष्ट्रपति सरकार के नाम से जाना जाता है क्योंकि अमेरिका में जो सारी पावर होती है किसमें निहित होती है? प्रेसिडेंट में निहित होती है। एकात्मक सरकार कहाँ देखने को मिलती है? यूके में यानी कि ब्रिटेन में देखने को मिलती है और संघात्मक सरकार बेटा कहाँ देखने को मिलती है? अपने इंडिया में और हम कह सकते हैं यूएसए में भी देखने को मिलती है। ये सारी चीजें आपको हम बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे। एक बार मैं आप सबके कमेंट को देख लेता हूँ। क्या क्वेश्चन नंबर जो 4 था इसको लेकर के किसी प्रकार के डाउट तो आपके मन में नहीं है? मैंने बहुत ही डिटेल में सब कुछ आपको बता दिया बच्चों। अब हम लोग इसी क्रम में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलो आप लोग बताएँगे भैया जल्दी से। अब देखिए, अब देखेंगे आप लोग तो मज़ेदार और शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जल्दी से आप लोग बताएँगे भैया क्वेश्चन क्या किया जा रहा है? प्रोजेक्ट विधि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानना है कि प्रोजेक्ट विधि होती क्या है? जब तक आप लोग प्रोजेक्ट विधि को नहीं जानेंगे, तब तक आप लोग जो है आंसर को भी नहीं बता सकते हैं। तो भैया कितने बच्चों को पता है कि प्रोजेक्ट विधि क्या है? हमें लगता है कि सभी को पता होगा, जो भी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी को पता होगा कि प्रोजेक्ट विधि होती क्या है। चलो हम आपको बताते हैं थोड़ा-सा। प्रोजेक्ट विधि की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट विधि की अगर हम बात करें, यानी जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होता है, यदि आप जैसे टीचर हो गए हैं, यदि आपने बीएड किया है, बात समझना प्यारे बच्चों, यदि आपने बीएड किया है या आपने बीटीसी किया है, जिसे हम लोग कहते हैं डीएलएड किया है, तो आपने क्या किया होगा? टीचिंग किया होगा। स्कूलों में क्या चलता है? 1 महीने के लिए टीचिंग कराई जाती है आपकी। आप लोग प्राथमिक विद्यालयों में या जूनियर विद्यालयों में जाते हैं, आप लोग टीचिंग करते हैं। अब टीचिंग करने के क्रम में यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट जो विधि होती है, इस विधि में क्या किया जाता है कि हम लोग क्या जो बच्चा जो टीचर होता है, जो बीएड या बीटीसी करते हैं, प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से क्या करते हैं, इसमें एक योजना बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो अध्यापक होता है, ये एक योजना बनाता है और इस योजना के माध्यम से जो वास्तविक समस्या रहती है, जो वास्तविक समस्या रहती है या हम कह सकते हैं वास्तविक समस्या या हम कह सकते हैं कार्य, इस वास्तविक समस्या या कार्यों को हम लोग करते हैं, ठीक है ना? यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि इस प्रोजेक्ट विधि विधि के माध्यम से जो शिक्षक होता है, योजना बनाने के लिए किसको दे रहा है बच्चों बताओ? किसको दे रहा है? ये बच्चों को देता है। ये जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं? वास्तविक समस्या या कार्यों को लेकर के एक योजना बनाते हैं और इस योजना के माध्यम से ये जो वास्तविक समस्या रहती है, इस समस्या का समाधान खोजते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाते हैं उदाहरण के तौर पर जैसे अगर हम बात करते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो क्लासरूम में जैसे 45 बच्चे बैठे हैं, मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों आप लोग बताइए कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को आप लोग कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे? तो क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? टोटल 5 में स्टूडेंट हैं, 45 स्टूडेंट है सॉरी, तो ये 45 बच्चे क्या है अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, 28 बच्चे अलग हो जाते हैं, 8 बच्चे अलग हो जाते हैं। ये अपने आप को रिप्रेजेंटेट करते हैं कि हम जो है यूपी
हैं, हम बिहार हैं, हम छत्तीसगढ़ हैं, हम झारखंड हैं और वहाँ के राज्यों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जो है एक डायग्राम के माध्यम से जैसे कि मान लीजिए एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से बच्चों को समझाते कुछ भाई मिल रहे हैं पेपर ऊपर मैं आपको भी दिखाता। पेपर के माध्यम से वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हर स्टेट के अलग है उसको दिखाते हैं, ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट विधि है बच्चों, इस प्रोजेक्ट विधि में अगर हम आपसे बात करें बताओ कि ये विद्यार्थी केंद्रित विधि होगी कि ये शिक्षक केंद्रित विधि होगी? बताओ। यानी कहने का माध्यम है भैया कि ये जो विधि है ये शिक्षक केंद्रित होगी कि ये मतलब बाल केंद्रित होगी? बाल केंद्रित होगी तो आंसर क्या होगा? ये बाल केंद्रित या हम कहें छात्र केंद्रित जो है ये विधि होगी, ठीक है ना? शिक्षक क्या करता है? इसमें सिर्फ़ जो है एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। सारा काम कौन कर रहा है भैया? बच्चे कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को गाइड करते हैं, ठीक है ना? आई होप कि यहाँ तक आप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी प्रोजेक्ट मेथड को लेकर के, ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर राइट हो क्या सकता है, ठीक है ना? इसे मैं इरेज़ करता हूँ देन आगे चलते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर को बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा? थोड़ा-सा डिटेल में क्वेश्चन दिया गया है। चलो, अब हम देखते हैं, हम लोग स्वयं मूल्यांकन करते हैं भाई। अब मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला विकल्प क्या दिया है? यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। अगर हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट जो विधि है ये भले ही छात्र केंद्रित है, लेकिन कहीं न कहीं छात्र यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस विधि के माध्यम से स्वयं करके सीख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये छात्रों के लिए उपयोगी होगा। तो पहला जो कथन दिया गया है बच्चों, ये क्या दिया गया है? सही दिया गया है, ठीक है ना? दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। बच्चों बताओ सॉरी जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं बताओ कि यहाँ पर क्या होगा? शिक्षार्थियों को खोजी तो बना रहा है ना, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? स्वयं करके सीख रहा है भई। तो बच्चे अन्वेषण कर रहे हैं, तो ये भी दिया गया है सही, बी भी दिया गया है सही, ठीक है ना? आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है? यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। अब बताओ विकल्प में क्या दिया है? यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। गलत दिया गया है, क्योंकि शिक्षक केंद्रित विधि ना होकर के ये जो विधि होगी क्या होगी? विद्यार्थी केंद्रित या छात्र केंद्रित होगी। यानी कि सी गलत दे दिया गया है और डी की तरफ चलते हैं। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। बहुत सही दिया गया है स्वनिर्देशित मतलब डिसिप्लिन बच्चे क्या करते हैं? डिसिप्लिन में रहते हुए कार्यों को करते हैं और ये सीखते हैं करके। ये विकल्प डी भी सही दिया गया है, यानी कि आपका जो आंसर होगा ए, बी, डी। किस विकल्प में है भैया ए, बी, डी? तो आप लोग कहेंगे सर जो है तीसरा विकल्प दिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत शानदार होने वाला है क्वेश्चन क्योंकि यदि आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो सीटेट की परीक्षा में इसका रोल बहुत ही बेहतरीन है प्रोजेक्ट विधि का। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में है, आप लोग पहले ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, देन जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर को बताएँगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखते हैं भैया। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? यानी कि एक शिक्षिका जो है क्लासरूम में है, वो शिक्षिका जो है क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही है रचनात्मक दृष्टिकोण से। अब जो शिक्षिका है वो बच्चों को अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आप यहाँ पर ये इमेजिन कर लीजिए हम लोग क्या है शिक्षक हैं, हम लोग क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, जो हमारे सामने बच्चा पढ़ रहा है उसको हम लोग कैसे किस प्रकार से शिक्षा दें कि ताकि वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ सके। अब हमें फॉलो करना है अपने ऊपर। जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग क्लास 5 में थे, जब हम लोग क्लास 6 में थे, जब हम लोग क्लास 9th में, हम तब को अब अनुभव करेंगे यहाँ पर कि हमें किस प्रकार की नीड थी हमारे सामने जो टीचर हमको पढ़ा रहा था, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं विकल्पों को तलाशते हैं। विकल्प में क्या दिया है? सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं,
इसका आंसर बताएँगे? चलो मैं देखता हूँ आप सबके कमेंट वगैरह को, देन हम आगे चलते हैं, ठीक है ना? जल्दी से आप लोग बताएँगे क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, इसका आंसर क्या होगा? चलो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर जो 77 है, इसका आंसर क्या होगा? जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप लोग बताएँ एक बार मैं देखता हूँ, नहीं फिर आपको डिटेल में सारी बातों को हम समझाता हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर जो हाँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 6 था, सॉरी मैं 77 बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर जो 6 था, इसका आंसर आप लोग बताएँगे, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं पहला जो विकल्प दिया है सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक यानी कि जो शिक्षार्थी यहाँ क्लासरूम में बैठा है, तो वो बिल्कुल कहीं न कहीं वो मतलब खोज करने के लिए उत्सुक होगा, पहला विकल्प सही दिया गया है। और अब हम लोग देखते हैं दूसरे विकल्प को देखते हैं। तो दूसरे विकल्प में क्या दिया है? स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। जैसे कि यहाँ पर जो साधन हैं तो साधनों को प्राप्त करने के लिए बच्चा क्या रहता है कल्पनाशील रहता है। जैसे 5 + 5 क्या होता है 10 होता है। तो बच्चा यहाँ पर ये जिज्ञासा करता है कि इसमें 5 में हम और क्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना? तो कल्पनाशील भी बच्चा रहता है। समस्याओं के समाधान की सुझावों को कोशिश करने वाले, बिल्कुल ये भी सही दिया है। जो चौथा विकल्प दिया है विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। डी विकल्प इधर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जो सीटेट आयोग है इन्होंने आपके डी विकल्प को गलत माना था, बाकी सही माना था यानी ए, बी, सी। ए, बी, सी, ए, बी, सी आंसर क्या होगा बच्चा? तो जो विकल्प दिया है ये आपका राइट हो जाएगा ए, बी, सी। ठीक है? आगे चला जाए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जल्दी से आप लोग बताएँगे इसका आंसर क्या होगा जो भी बच्चे लाइव हैं। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? बताओ भैया, हम लोग को क्या करना है बच्चे में? ये बताना है आपको ना। पहला क्या दिया है विकल्प? विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरातन, जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। अगला विकल्प दिया है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भों से चिन्हित करना, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। जो भी बच्चे लाइव हैं जल्दी से बताएँगे भैया, जल्दी से बताएँगे इसका आंसर राइट क्या होगा? इसका आंसर राइट क्या होगा? चलो हम लोग देखते हैं, डिटेल में खुद समझते हैं, ठीक है ना? पहला जो विकल्प दिया है कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करना, बिल्कुल सही विकल्प दिया है। शिक्षक जो होता है यदि बच्चों को हम कोई भी जैसे कुछ भी जैसे क्वेश्चन्स वगैरह देते हैं, क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो हमें कहीं न कहीं जानबूझकर कुछ सुस्पष्ट जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये बहुत ही बेहतर है, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना? कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी प्राइवेस एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना बिल्कुल गलत दिया है। पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना बिल्कुल गलत दिया गया क्योंकि यदि कोई बच्चा गाँव से आ रहा है तो क्या हमें क्लासरूम में बताना है कि बच्चा ये गाँव से पढ़ने आ रहा है, कोई शहर से आ रहा है, क्या हमको बताना है बच्चा शहर से आ रहा है, फलाँ पापा ही कर रहा है, फलाँ पापा वो कर रहा है, नहीं करना है इस क्लास में। ये गलत दिया गया है। शिक्षार्थियों को यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा पहला जो विकल्प दिया गया ये आपका सही हुआ है अभी तक, ठीक है? आगे चलते हैं। जी देखते हैं, विद्यार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। बिल्कुल दे सकते हैं मौका, क्योंकि एक शिक्षक क्या होता है कि क्लास में पूछता है बच्चों से, बेटा आप लोग क्या बनना चाहते हैं? आप लोग क्लासरूम में बता सकते हैं, कोई बच्चा कहता है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई बच्चा कहता है हम इंजीनियर बनेंगे। यानी कि जो बच्चे हैं, वो बच्चे अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं क्लासरूम में, ठीक है ना? तो आंसर यहाँ पर ए एंड सी हो गया राइट आपका। तो विकल्प यहाँ पर क्या होगा राइट? आप देख सकते हैं दूसरा जो विकल्प दिया है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना? जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, ज़रा आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं। चलिए आगे चले भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इतिहास पढ़ाते वक़्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, ठीक है ना? क्यों होता है आपको ये बताना है। क्यों होता है वंशावली चार्ट का प्रयोग क्यों होता है? यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो इतिहास में जैसे मुगल वंश के जो शासक हैं, उनको यदि हम बच्चे को एक चार्ट के माध्यम से पढ़ाएँगे, तो बच्चा आसानी से सभी चीज़ों को समझ सकता है। या हम बात करें प्राचीन इतिहास, इतिहास के हम डिवाइडेशन की बात करें, तो इतिहास को 3 पार्ट में बाँटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। यदि ये चीज़ हम बच्चों को एक चार्ट के माध्यम से सिखाते हैं, तो बच्चा आसानी से सीख सकता है। अब यहाँ पर जो विकल्प है, इन विकल्पों के अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है कि आपका कि संभावित राइट क्या हो सकता है विकल्प, ठीक है?
पहला विकल्प दिया है किसी साम्राज्य या वंश के विकास को चित्रित करने के लिए, बिल्कुल सही दिया है। यदि हम यहाँ पर देखते हैं, तो भैया कि जैसे गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, जितने भी वंश हुए हैं, इनके वंश को इंडिकेट करने के लिए सॉरी मतलब चिन्हित करने के लिए वंशावली चार्ट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला जो विकल्प दिया है, ये तो सही है दिया गया है। दूसरे विकल्प को चलते हैं। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए बताओ सॉरी बी विकल्प था, मैंने गलत बोल दिया। अनुक्रम एवं प्राक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए बी दिया है क्या? बी क्या दिया बेटा? अनुक्रम एवं काल संबंधों को दर्शाने के लिए क्या सही दिया है? बोलो। बिल्कुल सही दिया है। अनुक्रम का मतलब ये होता है कंटिन्यूटी, यानी अकबर के बाद कौन शासक हुआ? बाबर के बाद कौन शासक हुआ? क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर हमको शेड्यूल करना है, ठीक है? बी विकल्प भी सही दिया है। सी की तरफ चलते हैं। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए बहुत सही दिया है, सी भी सही दिया गया भाई। डी क्या दिया है? शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के स्थान। अब बताओ भाई हमारे सामने जो बच्चा बैठा है, तो क्या हम यहाँ चार्ट के माध्यम से स्थान को इंडिकेट कर सकते हैं? स्थान को इंडिकेट कर सकते हैं, ये गलत दिया गया है, ठीक है? ए, बी, सी यानी कि जो आंसर आपका राइट हो जाएगा वो क्या होगा? ए, बी, सी यानी कि पहला जो विकल्प दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं आप लोग बता सकते हैं आंसर वगैरह अपने को, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जल्दी से बताएंगे आप सभी इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ध्यान देना एसएसटी विषय में जो मूवी वगैरह आती है, इन मूवी को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्यों आपको ये बताना है। ठीक है ना? जैसे भी आपने मूवी देखा होगा, जोधा अकबर देखा होगा, मोहनजोदाड़ो आपने मूवी देखा होगा। जब आप लोग ये मूवियाँ देखते हैं, तो आपको क्या सीख मिलती है बताओ? वही चीज़ आपको बताना है। मूवी देखने में तो आप लोग एक्सपर्टे हो। जैसे अभी कौन-सी मूवी आई है सैयारा, ना? तो सैयारा हमें लगता है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं बचा होगा क्लासरूम में। मतलब जो आप लोग तैयारी करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे पढ़ाई ना हो, लेकिन सैयारा मूवी ज़रूर देखने जाएँगे और देखने काहे लिए गए? कि जो रील वगैरह चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, टिकटॉक में आपने देखा होगा कि भैया आ जाता है, रो रहा है, कोई पिक्चर हॉल में रो रहा है, ये मूवी एकदम बकवास है। हम अपना व्यक्तिगत आपसे अनुभव बता रहे हैं कि ये मैंने मूवी पिक्चर हॉल में बिल्कुल मैं देखने नहीं गया था, लेकिन हमें ऐसे लगा, थोड़ा मैं डाउनलोड आउट कर लिया था मूवी को। लेकिन बाद में आप मानेंगे नहीं, मैं थोड़ा-सा देखा था, मुझे एकदम बकवास एकदम कहते हैं एकदम रद्दी की भाव मूवी है। अब पता नहीं कैसे लोग पिक्चर हॉल में जाते हैं, वहाँ 5-5 रुपए खर्चा करते हैं, हज़ार-हज़ार रुपए खर्च करके इसको देखते हैं। कौनो मतलब नहीं सैयारी-वैयारी मूवी का। मूवी ऐसी आप देखिए जिससे आपके जो पूर्वज हैं, आपका जो इतिहास है, वहाँ से हमें कुछ जानकारी मिले या हम कह सकते हैं कुछ मोटिवेशनल जैसे मूवी है, कि जिससे कुछ न कुछ हमें मिले। अब अय्यारा सैयारा मूवी देखने से बताओ क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आपने नहीं देखा बिल्कुल मत देखिए, ठीक है ना? ये मूवी बेकार है, बकवास है, ठीक है ना? लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है, क्या करती है भैया? बिना देखे रह नहीं पाती है। गलत करते हैं आप लोग, ठीक है ना? चलो देखते हैं। पहला जो विकल्प देख दिया है, मैं इसको देखता हूँ। फ़िल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। बताओ बेटा पहला विकल्प क्या दिया है? सही माना जाएगा भाई? जल्दी से बताओ पहले विकल्प को हम लोग सही कर सकते हैं? बिल्कुल सही कर सकते हैं। यानी फ़िल्में जो होती हैं कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। यानी जैसे सैयारा मूवी आपने देखा, तो सैयारा मूवी में दर्शाया गया है कि प्रेमी-प्रेमिका यानी कि नायक और नायिका जो है एक-दूसरे से कैसे बिछड़ रहे हैं, फिर मिलते हैं, मिलने के बाद कैसे बिछड़ रहे हैं, कैसे रो रहा है। अब मूवी आपने देखा होगा ना लड़की कैसे डाँटी है, "चल हट यहाँ से।" बताओ वहाँ पे क्या था वो? जो नायक था रोने लगा, आँखों में आँसू आने लगे। यानी कि जो फ़िल्में होती हैं ये कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। तो बिल्कुल ला सकती हैं भैया। यही तो आजकल बच्चा जो है देख रहा है मोबाइल में, देख कर के वो भी रो रहा है, वो भी गा रहा है। बिल्कुल ला सकती हैं। पहला जो विकल्प दिया है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं अन्य विकल्प को हम लोग देखते हैं। फ़िल्में अनदेखे, अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही विकल्प दिया है भैया। सही ये भी दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या दिया है? अनदेखे। क्या वास्तव में जो मूवी वग़ैरह आती है, हम लोग जो चीज़ नहीं देखे हैं, उन चीज़ों को भी उसमें दर्शा देता है। जैसे क्रिस 4 आपने मूवी देखा होगा सॉरी क्रिस 4 तो अभी आई ही नहीं है। क्रिस आपने मूवी देखा बताओ उसमें ऋतिक रोशन जो उड़ता है, उड़ उड़ के मारता है। क्या बताओ? उड़ सकता है कोई व्यक्ति?
नहीं उड़ सकता है। इन अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। विकल्प बी भी सही दिया है। अब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, इमेजिन करता है भाई, अगर ये कृष उड़ रहा है तो कैसे उड़ रहा है? वो सब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चे के अंदर एक इमेजिन आता है। जैसे एक पहले बहुत पहले सीरियल आता है शक्तिमान। शक्तिमान क्या होता है, शक्तिमान ऐसे घूम-घूम के क्या होता है, उड़ने लगता है। फिर पहले जब ये शक्तिमान सीरियल आया था, इसके बाद बैन लगा दिया गया था। बच्चे क्या करते थे, छत पर जाते, छत पर से कूद जाते थे और बच्चा उड़ नहीं पाता, हाथ-गोड़ टूट जाता था। सभी गार्जियन जो है, अभिभावक जो है, एक सदमे में थे। शक्तिमान सीरियल को लेकर के। इसके लिए जो है कुछ दिन के लिए इस पर बैन लगाया गया था, ठीक है ना? तीसरी देखेंगे पॉइंट, फ़िल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं, जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। ये भी सही दिया गया है। फ़िल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है, जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पे जो डी विकल्प दिया गया है, इसमें वस्तुनिष्ठ माध्यम, तो ये वस्तुनिष्ठ माध्यम जो है गलत दिया गया है। बाकी जो 3 विकल्प हैं, ये आपके सही दिए गए हैं, ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। बात ये होता है बच्चों कि यहाँ पर आयोग क्या मारा है, उनको भी हमें देखना पड़ता है। तो आयोग जो है ए, बी, सी विकल्प को राइट माना था, डी विकल्प इधर रॉन्ग आंसर हो गया, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भैया, जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग जल्दी से बताएँगे। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है, आपको बताना है। मानचित्र यानी कि आप जो है क्लासरूम में भूगोल विषय को पढ़ा रहे हैं, तो भूगोल विषय में मानचित्र का कैसे प्रयोग करेंगे? या आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, इतिहास में कैसे मानचित्र का प्रयोग करेंगे? आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों, मैं आज लाइव सेशन में हूँ भैया। हमें लगता है कि आप लोग के अंदर गलतफ़हमी होगी कि ये रिकॉर्ड वीडियो चल रहा है। ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है, मैं लाइव हूँ, आप लोग कमेंट करें, हम आपके कमेंट को देखेंगे, आपके जब प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है ना? मैं लाइव हूँ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ भैया आपको, ठीक है ना? हमें लगता है बहुत सारे बच्चे जो है दुविधा में होंगे कि सर लाइव है कि रिकॉर्डेड वीडियो चल रही है। लाइक ठीक है? लाइव है। ठीक चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा भैया? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रि-आयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। बताएंगे हमारे जो भी बच्चे लाइव हैं, इन चारों विकल्पों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? चलो जो भी भैया लाइव हैं आप लोग जल्दी से बताओ यार, आप लोग गलतियाँ करते रहते हैं, आंसर बता नहीं पाते हो। क्या होगा आंसर? बोलो। इन विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना था, तो राइट आंसर क्या होगा? जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, ज़रा आप लोग बताएँगे? चलो, कुछ कमेंट-वमेंट कर दिया करो, थोड़ा-सा आप लोग भाई जल्दी से बताएँगे, जितने भी भाई-बहन हमारे साथ लाइव हैं, इसका आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं और व्यक्तिगत तौर पर मूल्यांकन करते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा वो हम लोग इमेजिन करते हैं। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, तो क्या पहला विकल्प आपका सही हो सकता है? तो बिल्कुल पहला विकल्प सही हो सकता है, क्योंकि एक मानचित्र के माध्यम से ही जैसे हम लोग 16 महाजनपद पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या था राजतंत्रात्मक था, तो उनकी राजनीतिक शासन के विषय में भी जानकारी मिलती है और सामाजिक विषयों के विषय में हमें जानकारी मिलती है एक मानचित्र के अकॉर्डिंग। दूसरा विकल्प क्या दिया? चिरकाल से उत्तर को सदा सभी राजनीतिक सामाजिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। गलत दिया गया है, मानचित्र में कहीं भी दर्शाया जा सकता है, बल्कि हाँ, उनके जो इंडिकेट होते हैं, उनके जो संदर्भ चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को नीचे बता दिया जाता है जैसे ये। जैसे प्लस हो गया, ये प्लस किसका प्रतीक है भैया? राजनीतिक जीवन का प्रतीक है। ये माइनस जो है, ये सामाजिक जीवन का प्रतीक है। मतलब मानचित्र में सामाजिक, राजनीतिक किसी भी चिन्ह को कहीं भी दर्शाया जा सकता है। हाँ, नीचे क्या होता है, एक कूट के माध्यम से बता दिया जाता है, ये कलर किस चीज़ का प्रतीक है। कलर से भी कह सकते हैं, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ठीक है ना? ये चीज़ हो गई। ये गलत हो गया, बी विकल्प इज़ द रॉन्ग आंसर। मानचित्र एक त्रि-आयामी साधन है, जबकि हम 1-2 आयामी दुनिया में रहते हैं, गलत दिया गया है। आयामी दुनिया बिल्कुल गलत दिया है। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। क्या होगा भैया बताओ?
सी और डी नहीं होगा, यहाँ पर हमें लगता है कि आंसर शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री होगा। भैया सी क्या दिया है? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है? पहला ही विकल्प आपका राइट होगा, यानी कि केवल एक, केवल एक। ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये तो आप लोग आसानी से कर ही सकते हैं। तो जल्दी से ज़रा आप लोग बताएँगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जो भी बच्चे लाइव हैं? शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं, उनके बीच संबंधों का बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार कराना। अब यहाँ पर थोड़ा-सा देखिए, पहला जो विकल्प दिया है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि सारे विकल्प सही दिए गए हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है उनको हमें तलाश करना है। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। क्या हमें सिर्फ हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम बच्चों में प्रतिस्पर्धा ही जागृत करें? जागृत करने के साथ-साथ हमें उनको कैसे बच्चों को आगे लेकर के चलना है, उनको व्यवहार में भी उनको आगे लेके बढ़ना होगा, व्यवहारिक तरीके से बच्चों को समझाना भी होगा, ये हमारा काम है, ठीक है ना? यही नहीं कि हम बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जो है ला दें और बाकी काम मेरा खत्म, ये गलत दिया है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं, उनके बीच संबंधों का बोध कराना, बिल्कुल बी, यानी कि दूसरा नंबर जो दिया है, ये सही हो सकता है, बट हमें और विकल्पों को भी देखना है। शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। कभी भी जब आप लोग एनसीईएफ पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि याद करवाने के विषय में बात बताई जा रही है, ठीक है? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? याद करवाना, फैक्ट वो भी, तथ्य याद करवाना, ये बिल्कुल गलत दिया गया, ये आपको समझना है ध्यान से। डी विकल्प क्या है? समाज में यथास्थिति बनाए रखना, बिल्कुल सही है। तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करना। अब बताओ, यहाँ क्या दिया है? सरकार के सभी निर्णय, मान लीजिए सरकार कोई भी निर्णय ले रही है, तो क्या हमें उसको मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिकल रिव्यू भी एक ऐसी शब्दावली है जिसमें सरकार क्या करती है, यदि कोई गलती करती है तो व्यक्ति जो होता है वो न्यायालय जाता है और सरकार उस बनाए गए कानून का न्यायिक पुनरीक्षण करके अपने निर्णय को बदल सकती है। तो यहाँ पर निर्णयों को स्वीकार करना बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो आंसर भाई क्या होगा? सीधी-सी बात है कि जो दूसरा दिया गया है विकल्प, ये आपका राइट हो जाएगा। बहुत डिटेल में चल रहे हैं, सारी चीज़ों को बता रहे हैं आप लोग को। बस आप सब कमेंट के माध्यम से बताते चले अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। जो भी बच्चे लाइव हैं जल्दी से आप लोग बताएँगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो बताओ भैया। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्ट देना तथा मानक स्थापित करना, जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं। जल्दी से बताएंगे भैया, जो भी बच्चे लाइव हैं, इनमें जो विकल्प हैं, इन विकल्प में से आपके राइट आंसर क्या हो सकते हैं? जल्दी से आप लोग बताएंगे। चलो, जितने भी भाई-बहन हमारे साथ लाइव हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएँगे। जो भी क्वेश्चन है आप इसका आंसर बताएँगे जल्दी से। चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यदि हम इसका मूल्यांकन करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर राइट आता है, वो बच्चों क्या हो जाएगा? विकल्प जो दिया गया है, चलो हम देखते हैं पहले। पहला क्या दिया? पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण करना तथा सभी शिक्षार्थियों को एक परीक्षा के तनाव को कम करना। हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि परीक्षा के तनाव को कम करना है। हमारा काम है कि बच्चों को परीक्षा में कैसे बेहतर से रिजल्ट लेकर के आएँ और उनका जो समाज है, उस समाज में कैसे वो जी जी सकता है, अपने समाज में कैसे अपने आप को मेंटेन करता है, सारी हमारी भूमिका होती है, ठीक है ना? ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए बिल्कुल गलत दिया है। जो आंसर यहाँ पर आपका राइट होगा, वो चौथा जो विकल्प दिया है, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डाँट-डाँट यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया गया था। गड़रियों में गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर। ये क्वेश्चन 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताना था बच्चों। तो आंसर यहाँ पर जो आपका राइट होगा, वो क्या हो जाएगा? विकल्प जो 2 दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यस्थलों पर। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? यानी कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति के विषय में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको बताना था। सीधी-सी बात है, संविधान का अनुच्छेद जो 155 है, इसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और बताया गया है कि राष्ट्रपति भारत के प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। जो छोटे-छोटे राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उन राज्यों के लिए यानी एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है, 2 से अधिक या कहें 1 या 1 से अधिक, ठीक है ना? तो यहाँ पर बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है भैया? आप लोग कहेंगे सर राष्ट्रपति कर रहा है आर्टिकल 125 के अकॉर्डिंग। अब बताओ जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो क्या होगा? विधानसभा के सदस्य दिया है, तो विधानसभा के सदस्य नहीं होगा, संसद के सदस्य दिया है, ये भी नहीं होगा, केंद्र सरकार, तो बिल्कुल क्या होगा आंसर आपका केंद्र सरकार हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार में ही राष्ट्रपति को शामिल किया गया है। तो आंसर क्या होगा? तीसरा जो विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? जल्दी से बताएँगे बच्चों, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, ये आपको बताना है। विकल्प क्या दिया है? पटवारी दिया है, नगर निगम वार्ड काउंसलर दिया है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी दिया है, लेखपाल दिया है। जल्दी से बताएँगे जो भी बच्चे लाइव हैं, यदि आपने बीडीओ की तैयारी किया होगा, लेखपाल की तैयारी किया होगा, इन सारी परीक्षाओं की, तो निश्चित तौर पर आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो आंसर क्या होगा भैया? भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, जो सी दिया है ऑप्शन, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या हैं? जल्दी से बताएँगे, ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बताना नहीं है, ये फैक्ट चीज़ें हैं जो अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर आपने देखा भी होगा। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई जो भी बच्चे लाइव हैं हमारे साथ। चलो कमेंट करके बताएँ, इसका आंसर क्या होगा बेटा? गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, ठीक है ना? चौथा जो विकल्प दिया है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। चलो जल्दी से बताएँगे क्वेश्चन नंबर 20 मतलब आज के सेशन में 20 क्वेश्चन ही कराएँगे, ठीक है ना? क्योंकि नहीं तो आपका जो ये कह सकते हैं कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना? जल्दी से बताओ भैया जो भी लाइव है हमारे साथ बच्चे, भाई-बहन जो भी बच्चे लाइव हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो क्वेश्चन क्या दिया है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? बात कब की जा रही है? 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है ना? आंसर क्या है? विकल्प क्या है? दिया है इन चारों में से आप लोग जल्दी से बताएँगे, आंसर क्या होगा आपका राइट होगा। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने आपको 1857 का जो विद्रोह है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है ना? आप लोग प्लेलिस्ट में जाएँगे और वहाँ पर संविधान वाले सेक्शन में जाएँगे सॉरी हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाएँगे, वहाँ पर क्लास कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? पहला जो विकल्प दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? जल्दी से बताएँगे प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अब सबसे पहले ये जानिए कि प्रतिनिधि लोकतंत्र होता क्या है? ये क्या होता है भैया? यानी कि जो जनता होती है, ये जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। यानी कि जनता एमपी और एमएलए को चुनती है। यही एमपी और एमएलए क्या हैं? ये प्रतिनिधि कहलाएँगे, ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा? मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव नहीं बताना है आपको, ठीक है ना? प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार।
बात समझना। पहला ऑप्शन जो दिया है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, एमपी और एमएलए का जो चुनाव होता है ये कौन करता है भैया? तो आप कहेंगे सर जी जो है जनता करती है। तो पहले तो सही दिया गया है। दूसरा विकल्प क्या है? प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। क्या ये जो प्रतिनिधि होते हैं, कोई भी जजमेंट होता है तो इन्हीं के हाथों में होता है? गलत दिया है। प्रतिनिधि के हाथों में ना होकर के ये जनता के हाथ में होता है, ठीक है ना? निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है। यदि मान लीजिए कि जो जनता चाहती है, यदि ये जो प्रतिनिधि होते हैं, ये जनता के अपेक्षाओं पर खरे साबित नहीं होते हैं, तो जनता इनको हटा सकती है। अब बताइए कि एमपी और एमएलए है, ये कोई ऐसा कानून बना देते हैं जो जनता के अधिकार को छीन रही है। तो क्या जनता चुप बैठेगी? तो जनता जो है तख्ता पलट कर देगी, जनता जो है उनको उनके पद से हटा देगी। यानी कि प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल आंसर गलत दिया गया है। तो दूसरा विकल्प जो है ये सही हो सकता है, लेकिन हमें अन्य विकल्पों को भी देखना है। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता बिल्कुल सही दिया है। जनता को मतदान का अधिकार, बिल्कुल जनता को मतदान का अधिकार है। ठीक है? चलो अगले देखते हैं क्वेश्चंस को हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताएँगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेके चले आए हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से आप लोग बताइए। भाई ज्योग्राफी तो आपने पढ़ा ही होगा। चलो बताओ जो भी बच्चे लाइव हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, इसका आंसर बताएँगे। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो आंसर बच्चों आप सभी को पता होगा, मुझे निश्चित तौर पर पता है कि आपने ज्योग्राफी को पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प। और आज की सेशन का अंतिम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? चलो बताएंगे आप लोग। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। यदि हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीतियां आयोजित की गई थी, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, ठीक है ना? अब जल्दी से बताना है कि इसी चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है ये दो संप्रदायों में डिवाइड हो जाता है, महायान और हीनयान। तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत आपको बताना है बेटा कि राइट क्या होगा। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी और बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्र के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो यहाँ पर बेटा जो आपका राइट आंसर होता है ना वो भी क्या होता है? विकल्प दो। विकल्प 2 ये आपका राइट हो जाता, बुद्ध की प्रतिमाएँ बनाई जाने लगी। विकल्प नंबर 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा और आज का ये जो सेशन है बच्चों, यहीं पर कंप्लीट होता है। टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए थे। उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी ने सहयोग किया, आप सभी ने सपोर्ट किया। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। प्यारे बच्चों आप लोग सेशन को शेयर-वेयर कर दिया करो यार। आप देख रहे हैं कि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, सेशन को आप लोग शेयर कर दिया करो भाई, एक-दूसरे के पास भेज दिया करो, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे इच्छुक हैं, वो भी लाइव आ जाया करें। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, यदि आपने पहली बार विज़िट किया है इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर, तो चैनल को आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दिख रहा है, उसे आप लोग कर देंगे प्रेस ताकि आप सभी तक नोटिफ़िकेशन वगैरह आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, थैंक यू सो मच, जुड़े रहें आप सभी स्टडी विथ मी के साथ।